महाभारत के किरदारों की बात करें तो दुर्योधन का नाम आते ही अक्सर एक खलनायक की छवि ही उभरती है ना। हाँ बिल्कुल, ज्यादातर लोग उसे विलेन ही मानते हैं। लेकिन आज हमारे पास जो जानकारी है उसके आधार पर हम इस काफी जटिल किरदार की परतें खोलने की कोशिश करेंगे। सही। ये पड़ताल बताती है कि कहानी शायद उतनी सीधी नहीं है जैसे दुर्योधन के चरित्र में अच्छे और बुरे दोनों पहलू शायद गहराई से जुड़े हुए थे। हाँ, और ये जानना वाकई दिलचस्प है कि कैसे एक ही व्यक्ति में विरोधाभासी प्रवृत्तियां हो सकती हैं। हमारे सामने जो विश्लेषण है वो सिर्फ घटनाओं का ब्यौरा नहीं है, बल्कि दुर्योधन के जन्म से लेकर अंत तक का सफर देखता है और कोशिश करता है उसकी महत्वाकांक्षा, उसकी गहरी ईर्ष्या और साथ ही उसकी वो दोस्ती निभाने की क्षमता और कुछ हद तक नेतृत्व के गुणों के पीछे की बातों को समझने की। शुरुआत तो उसके जन्म की कहानी से ही काफी नाटकीय है। हाँ, वो गांधारी वाली बात। हाँ, गांधारी के गर्भ से मांस के लोथड़े का जन्म, फिर उसे 100 टुकड़ों में बांटकर घड़ों में रखना और दुर्योधन का पहले पुत्र के रूप में सामने आना। बिल्कुल। और बचपन से ही खासकर भीम और युधिष्ठिर के प्रति उसकी जलन साफ झलकने लगती है। हाँ, वो चीज शुरू से ही दिखती है। यहीं से उसके चरित्र का एक कह सकते हैं अंधेरा पक्ष उभरता है, जैसे वो भीम को जहर देने की कोशिश। हाँ। या फिर पांडवों को लाक्षागृह में जलाने का षड्यंत्र। बिल्कुल, और ये शुरुआती घटनाएं महज किस्से नहीं हैं। विश्लेषण के अनुसार ये उसके चरित्र की उस बुनियादी ईर्ष्या और शायद असुरक्षा की नींव रखती हैं, जो बाद में उसके कई विनाशकारी फैसलों का कारण बनी। खासकर वो चौसर के खेल में द्रौपदी का अपमान, ओह हाँ, वो तो जिसे महाभारत की सबसे त्रासद घटनाओं में गिना जाता है, वो कहीं ना कहीं उसकी इसी नफरत और अहंकार का नतीजा था। ये दिखाता है कि कैसे निजी द्वेष पूरे कुल के विनाश का कारण बन सकता है। सही कहा। लेकिन फिर सिक्के का दूसरा पहलू आता है जो उतना ही प्रबल है, कर्ण के साथ उसकी दोस्ती। हाँ, कर्ण वाला एंगल बहुत महत्वपूर्ण है। ये बात हैरान करती है कि सामाजिक बंधनों को तोड़ते हुए कर्ण के सूत पुत्र होने की परवाह किए बिना दुर्योधन ने न सिर्फ उसे अंग देश का राजा बनाया, बल्कि हमेशा बराबरी का दर्जा दिया। बिल्कुल। ये कैसे संभव है कि एक तरफ इतनी गहरी दोस्ती और दूसरी तरफ इतनी जलाने वाली नफरत? यही विरोधाभास तो दुर्योधन के चरित्र को इतना जटिल बनाता है। कुछ व्याख्याएं मानती हैं कि कर्ण के प्रति उसकी वफादारी शायद उसके अंदर के अकेलेपन या फिर सम्मान की तलाश का प्रतीक थी। अच्छा। या ये भी हो सकता है कि कर्ण में उसे वो योद्धा दिखा जो पांडवों के मुकाबले उसकी ताकत बढ़ा सकता था। दोस्ती में भी कहीं ना कहीं एक रणनीति शामिल थी। तो पूरी तरह निस्वार्थ नहीं थी शायद। कहना मुश्किल है, हो सकता है दोनों बातें हों। ये उसकी शख्सियत की पहेली है। एक तरफ सामाजिक नियमों को चुनौती देने वाला दोस्त, लेकिन साथ ही अन्याय करने वाला शत्रु भी। और जहां तक उसकी व्यक्तिगत क्षमताओं का सवाल है, वो एक कुशल योद्धा था, इसमें तो कोई शक नहीं। हाँ, वो तो था। द्रोणाचार्य और बलराम जैसे गुरुओं से उसने गदा युद्ध की शिक्षा ली थी। उसकी युद्ध कला का लोहा माना जाता था। बिल्कुल, गदा युद्ध में तो वो पारंगत था। लेकिन उसकी यही ताकत उसकी जिद के आगे कह सकते हैं कमजोर पड़ गई। सही कहा। उसकी हठ धर्मिता देखिए। हाँ। पांडवों के 13 साल के वनवास और अज्ञातवास पूरा करने के बाद भी जब शांति का एक आखिरी मौका था, कृष्ण का वो शांति प्रस्ताव, हाँ, जब कृष्ण खुद गए थे, हाँ, उसको ठुकराकर उसने सुई की नोक बराबर जमीन देने से भी इनकार कर दिए। ये सिर्फ अहंकार नहीं था, शायद अपने पतन की ओर बढ़ता हुआ उसका एक तरह से निश्चित कदम था। हाँ, लगता तो यही है। इसी जिद ने कुरुक्षेत्र के महाविनाश को न्योता दिया। और अंत भी उतना ही नाटकीय रहा। युद्ध के मैदान में भीम के हाथों उसकी हार। वो भी एक विवादास्पद घटना है। ये उसके जीवन के सफर का एक विडंबनापूर्ण अंत था। इसलिए जब हम इन सारी जानकारियों को एक साथ देखते हैं तो दुर्योधन महज एक खलनायक नहीं रह जाता। नहीं, वो एक त्रुटिपूर्ण नायक जैसा दिखता है, जिसमें साहस था, अटूट दोस्ती निभाने का जज्बा था, बड़ी महत्वाकांक्षाएं थीं। हाँ, ये गुण तो थे उसमें। लेकिन साथ ही वो अहंकार, प्रतिशोध और नफरत में इस कदर अंधा हो चुका था कि उसने सब कुछ तबाह कर दिया। उसका चरित्र एक चेतावनी है कि कैसे बेलगाम महत्वाकांक्षा और अहंकार व्यक्ति को पतन की ओर ले जाते हैं। तो इस पूरी चर्चा से ये साफ है कि दुर्योधन का किरदार वाकई कई रंगों का मिश्रण है। एक तरफ कर्ण जैसे दोस्त के लिए सब कुछ लुटा देने वाला दोस्त, हाँ, दूसरी तरफ पांडवों के लिए वो विनाशकारी नफरत पालने वाला दुश्मन। बिल्कुल। और यहाँ एक गहरा सवाल उठता है जिस पर शायद श्रोता विचार कर सकते हैं। अगर दुर्योधन का पतन उसकी अपनी व्यक्तिगत कमजोरियों, उसकी महत्वाकांक्षा और अहंकार का नतीजा था, जैसा ये विश्लेषण इशारा करता है, हाँ,
तो ये कहानी भाग्य, व्यक्तिगत चुनाव और उनके व्यापक परिणामों के बीच के रिश्ते के बारे में हमें क्या सिखाती है? ये सोचने वाली बात है। कैसे एक व्यक्ति की कमियां इतने बड़े पैमाने पर विनाश का कारण बन सकती हैं। ये एक विचार है जिस पर मंथन किया जा सकता है।